एक बार देख लेते हैं आज एफआईएस का डेटा किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद देखेंगे ग्लोबल इंडिसेस और उसके बाद टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एक बार एफआईएस का डेटा अगर हम देखें तो कल के सत्र में भी सुधरा नहीं। एफआईएस ने कल भी बिकवाली की 4445 करोड़ रुपए की, वहीं डीआईज ने करीब 4890 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो जो डीआईज की बाइंग है उसी ने मार्केट को फ्यूल दिया और उसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक शानदार तेजी देखने के लिए मिली है। लेकिन आज के सत्र में बिकवाली क्यों है, तो उसके भी कुछ रीज़न है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मार्केट आज इतना तेज गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कल का सत्र अगर ग्लोबल इंडिसेस के नज़रिए से देखें तो डाउ जोन्स में रिकॉर्ड तेजी देखने के लिए मिली, करीब 3.5% की। शंघाई आज करीब 1% बढ़कर कामकाज कर रहा है। हैंसेंग में करीब 1% की तेजी है। निकाई फ्लैट है ऑन द नेगेटिव साइड। कोस्पी में करीब 0.25% से ज़्यादा की तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एशियन इंडिसेस तो ठीक ठाक है, बारिंग निकाई। तो निकाई और इंडियन मार्केट यही थोड़े से लगाड़ हैं इस समय। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि कौन से आज के सत्र में टॉप गेनर्स हैं शेयर जो अच्छा कर रहे हैं। KIOCL करीब 12.5% ऊपर है। एवलॉन आफ्टर रिजल्ट्स करीब 10.5%, ITI 10.5%, KEC 7.5% और अपोलो हॉस्पिटल आफ्टर रिजल्ट्स करीब 7% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक काउंटर जो में कि रिलेटिवली मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें MSCI को लेकर कुछ इशू है जिसकी वजह से आज ये काउंटर 9% नीचे है। हिंडाल्को में 7% नीचे। नोवलिस के रिजल्ट्स आए हैं वो इतने ठीक नहीं है, इनकी जो सब्सिडरी है मेन उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ब्लू स्टार करीब 7% नीचे, SBCL करीब 5% और वॉक फार्मा करीब 5% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर कि इस समय बिकवाली देखने के लिए मिल रही है ऑन द हायर साइड। तो ये एक थोड़ी सी इम्पैक्टफुल है जिसमें कि मार्केट तो गिर ही रहा है लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट कल पूरा दिन यही था कि अमेरिकन मार्केट के लिए और अमेरिका के लिए वहाँ पर ट्रंप की जीत से अमेरिकन मार्केट में तो ज़ोरदार तेज़ी देखने के लिए मिली थी। हमने देखा कि डाउ जोन्स, S&P 500, रसेल 2000 जो उनका इंडेक्स है वो बेसिकली इंडिकेट करता है वहाँ के स्मॉल कैप मिड कैप के को, और उसमें कल 5% का उछाल देखने के लिए मिला था। डाउ आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेजी। रसेल में करीब पिछले 5 दिन में देखें तो 7.25% और कल का सत्र देखें तो करीब 5% से ज़्यादा की तेजी रसेल 2000 इंडेक्स में देखने के लिए मिली थी। वहाँ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ पर इंडेक्स तो खड़ा था लेकिन शेयर नहीं चल रहे थे, और रसेल 2000 के चलने से ये इंडिकेट हो गया कि वहाँ पर स्मॉल कैप में तेज़ी है। वहाँ पर टेस्ला, वेल्स फार्गो और बहुत सारे जो बैंकिंग थे, JP मॉर्गन टाइप के जो शेयर थे उनमें एक शानदार तेज़ी देखने के लिए मिलती। कल के सत्र में ही टेस्ला में करीब 14% का उछाल देखने के लिए मिला था। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अमेरिकन मार्केट के लिए तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन आज इमर्जिंग मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग है, खासतौर से इंडिया और जापान में, और कुछ एक जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ये फिलहाल शॉर्ट टर्म नीजक रिएक्शन के तौर पर खबर देखी जा रही है। वो है कि डॉलर और ट्रेजरी यील्ड जो अमेरिकन मार्केट में थी कल, उनमें भी ज़ोरदार उछाल आता हुआ दिखाई दिया, और डॉलर 2020 के बाद इंटरडे में सबसे तेज चलता हुआ दिखाई दिया। डॉलर में अगर 1.3% की बढ़त आती हुई दिखाई दी तो ये एक बड़ी बढ़त मानी जाती है। करेंसी मार्केट में 1.25% का मूवमेंट बहुत तेज होता है। साथ ही अगर देखें तो ट्रेजरी यील्ड में भी एक तेजी दिखाई दी, 4 महीने के उच्चतम स्तर पर आ गई है। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं कि डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई या ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई और आज फेड की मीटिंग की भी घोषणाएं होनी है, कैसे देखें सर? नहीं, मेरे ख्याल से विवेक ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जरूर रहेगा, क्योंकि जब भी यील्ड बढ़ता है तभी हम्म। दिक्कत होती है इकोनॉमिक मैनेज करने के लिए। लेकिन अभी हमको ये भी देखना है कि देखिए, डॉलर अगर स्ट्रेंथ होता है तो रुपया वीक होगा, और रुपया वीक होगा तो जो ज्यादातर इंडियन कंपनीज है जहां पे रुपया जब वीक होता है इनके लिए अच्छी बात होती है, जैसे IT है, फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को जरूर फायदा होगा। लेकिन आज का जो मेरे ख्याल से जो फेड का मीटिंग रहेगा वहां पे कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किस प्रकार से पोवेल साहब कमेंट्री करते हैं, क्योंकि अभी अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने US का ऑफिस संभाला है, पूरी तरह से उनके साइड से भी कमेंट्री आई नहीं है। लेकिन अंदाजा जरूर एक मिल रहा है कि बहुत ही जल्द आपको फेड से इंटरेस्ट कट की अनाउंसमेंट आने को मिलेगी। अभी वो कब होता है और कितना परसेंटेज होता है वो देखना पड़ेगा।
लेकिन मार्केट वहां पे इसलिए भी उत्साहित है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स यूएस में कम हो जाए। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन फेड पर कितना प्रेशर बनेगा, और फेड को भी रेट तो कट करना है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि फेड की मीटिंग में इस बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। देखते हैं कि आज होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर हम कल देखें तो ट्रंप की जीत से टेस्ला का शेयर करीब 14% उछलता हुआ दिखाई दिया। टेस्ला की मार्केट कैप करीब $115 बिलियन बढ़ी है, और अब मार्केट कैप करीब $900 बिलियन के पार पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट ये कि एलन मस्क की वेल्थ में करीब कल में $20 बिलियन की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ ये भी है कि ट्विटर को इन्होंने खरीदा था 2022 में $44 बिलियन में। लगभग 50% पैसा तो कल इनको रिकवर हो गया ट्रंप की जीत से। सर, ये जो इन्होंने ट्विटर में पैसा लगाया था, और अगर हम देखें तो ट्विटर में जो इन्होंने पैसा लगाया था एलन मस्क ने, इसके भी पीछे एक बड़ी कल सोशल मीडिया पर स्टोरी चल रही थी। वो यही थी कि 2020 में जब ट्रंप इलेक्शन हारे थे, उसके बाद ट्विटर ने उनको अपने हैंडल से हटा दिया था ट्रंप को। फिर एलन मस्क, जो कि ट्रंप के काफ़ी समर्थक रहे हैं, उन्होंने ट्विटर को ही खरीद डाला $44 बिलियन में। उसके बाद माना जा रहा था कि ट्विटर की वैल्यू लगातार घट रही है जब से एलन मस्क ने खरीदा है। लेकिन देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट का फल इस तरह से मिला कि एलन मस्क का ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रंप की जीत से करीब $20 बिलियन उनका फॉर्च्यून चेंज हो गया। काफ़ी कुछ शेयर्स हैं जो कि टेस्ला से भी जुड़े हुए हैं या टेस्ला के सेगमेंट को कैटर करते हैं। उसमें इंडियन ऑटो कंपनीज़ में अगर हम टाटा मोटर्स देखें, और जितनी भी ईवी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, क्योंकि टेस्ला को माना जा रहा है कि ईवी को लेकर अब जो बूम होगा वो अमेरिका में होगा, लेकिन बाकी ओवरऑल दुनिया में ईवी का बूम शायद थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे। अविनाश सर अगर हैं तो मैं अविनाश सर आपसे पूछना चाहूँगा। अभी अविनाश सर से शायद डिस्कनेक्ट हो गया जी। तो अविनाश सर, कल टेस्ला का शेयर 14% चला, और एलन मस्क ने जितना ट्विटर में पैसा लगाया था, जो एक इन्वेस्टमेंट था स्ट्रैटेजिक 2 साल पहले, वो उनका आधा पैसा तो कल में वसूल हो गया। सर, लेकिन टेस्ला की जो अब माना जा रहा है कि टेस्ला को तो पक्का फोकस में रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन क्या दूसरे ईवी प्लेयर्स को डेंट पड़ेगा, लाइक टाटा मोटर्स या जो दूसरी कंपनीज हैं, जितनी भी 4 व्हीलर्स कंपनी है? और डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी ये बोल रहे थे कि हार्ले डेविडसन के लिए आप इंडिया वाले ड्यूटी कम करें, टेस्ला के लिए भी ड्यूटी कम करने पर बात वो शायद इस बार करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का क्या होगा? ये देखिए, मेरे ख्याल से टेस्ला को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अभी एक इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब काफी क्लोज है एलन मस्क से, और इंडिया में वो बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा विवेक, मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया में भी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से सीकेडी कल्चर नहीं आएगा। यहाँ पे जो डोमेस्टिक एंसिलरी यूनिट्स है, उनको भी मौका मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग को में पार्टिसिपेट करने के लिए। और रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो देखिए, इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। अभी भी मैं मानता हूं कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां इंडियन कस्टमर्स प्रिफर करते हैं। पूरी तरह से मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ेगा नहीं, इसके लिए भी 2-3 साल या 3-4 साल कंफर्टेबली लगेंगे। तो हाँ, डेफिनेटली ट्रेंड तो पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि रातों रात ही डीजल पेट्रोल की गाड़ियां का डिमांड कम हो जाएगा, तो ये कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भी साथ साथ मेरे ख्याल से डिमांड अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट फेस्टिव सेल्स में अभी आपने देखे होंगे कि गाड़ियों के नंबर बहुत ही बेहतरीन आ गए हैं। धनतेरस के दिन पे बहुत अच्छी सेल सारी कंपनीज ने रिकॉर्ड कर दी है। तो ये जो है, ये मुझे लगता है इसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 3-4 साल तो आप आराम से पकड़ लीजिए। तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत टाटा मोटर्स या महिंद्रा या मारुति ऐसे बड़ी दिग्गज ऑटो कंपनीज पे इंडिया में आना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑटो कंपनीज के लिए अभी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, और इंडियन गवर्नमेंट भी ज़रूर इसको सोचेगी कुछ भी अमेरिका को प्रसन्न करने से पहले। एक हमारे दर्शक हैं सर, अंबर सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास इंडियन ऑयल के ₹151 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या एवरेज करना सही रहेगा? देखिए, अगर नजरिया इनका 6 to 12 months का है, तो अभी तो जो ट्रम्प साहब ने बोला है कि वो रशिया यूक्रेन का वॉर
बहुत ही जल्द खत्म करना चाहते हैं। ईरान हम्म। इसराइल में भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको सुनने मिले। अगर ये होता है विवेक, तो ऑयल के जो कीमतें हैं वो काफी नरम हो जाएगी, और मेरे ख्याल से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आईओसी में मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 6-8 महीने का है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि थोड़ा समय यहाँ पे दे, क्योंकि ये सारे मोमेंटम काउंटर्स होते हैं, तेल का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। बट अगर ऑयल सही मायने में अगर गिरता है, और ये पॉसिबली रशिया यूक्रेन का मामला वंस एंड फॉर ऑल सुलझता है, तो जी डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होगा। तो ऑयल आईओसी में डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। टाइम फ्रेम 6 to 8 मंथ रखें। बिल्कुल, तो टाइम फ्रेम 6 to 8 मंथ्स का रखें। और आईओसी कल हम बात भी कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि अगर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकता है, क्रूड ऑयल की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा आएगी और उसका फ़ायदा इस तरह से होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं और उसका फ़ायदा इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भी स्ट्रेंथ तो दिखाने की कोशिश कर रही हैं एचपीसीएल और आईओसी, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही हैं जितना कि मार्केट गिर गया है। सर, एक दो सवाल और है, मैं उनको भी लेता हुआ चलता हूँ, फिर आगे क्यूज़ पर बात करते हैं। आदित्य कुमार संतरा जी का सवाल है कैंप्स पर। सर, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा? नहीं, देखिए कैम्स एक ऐसा शेयर है जो म्यूचुअल फंड का जो पार्टिसिपेशन है हमारे कंट्री में, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अभी तो मुश्किल से 5 करोड़ निवेशक है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में अगर ये 5 करोड़ का करीबन 7-8 करोड़ होता है, तो डेफिनेटली कैम्स जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड्स का, इसका डेफिनेटली अच्छा फायदा होना चाहिए। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है विवेक। इसको रोज रोज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म व्यू से अगर कोई खरीदना चाहे या किसके पास है, वो होल्ड करे। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आपने रिकमेंड किया था, उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन पर लिया है, लेकिन क्या इसको अब एवरेज करना सही रहेगा इन लेवल्स पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 7,000 करोड़ के ऊपर है। प्लस ओके। अभी नंबर्स भी मेरे ख्याल से जो पहले तिमाही के आ गए थे, सेकंड क्वार्टर में भी नंबर्स काफी दमदार आएंगे। और देखिए वाटर और पानी का जो थीम है वो मेरे ख्याल से अभी भी काफी स्ट्रांग है। इलेक्ट्रो स्टील कंट्री की सबसे बड़ी डीआई पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पानी और सीवरेज में यूज किए जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए कभी कभी अच्छी कंपनीज को भी चलने में थोड़ा समय लगता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर निवेश का मौका है, अगर साल भर का भी ये टाइम फ्रेम रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। तो डेफिनेटली आपको ऐसे खराब बाजार में जब अच्छी कंपनीज का करेक्शन मिलता है, थोड़ा सा तो ऐड करके आपको पोजीशन ऐड कर। जी, कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में तो जिस तरह की उछाल देखने के लिए मिला था, तो ट्रंप की जीत के मायने क्या हैं? तो जो एक ग्लोबल सर्वे या ग्लोबल रिपोर्ट्स निकल कर आई, उनको पढ़ने के बाद 3-4 पॉइंट्स जो मेन थे जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर बूम की बातें हो रही हैं कि जो ट्रंप गवर्नमेंट होगी वो ग्रोथ पॉलिसी पर फोकस करेगी। ख़ास तौर से अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो बात हो रही है कि अपने ही देश पर वो फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। साथ ही टैक्स में कटौती की बात हो रही है, कॉर्पोरेट टैक्स को वो 21% से घटाकर 15% पर लाने की बात कर रहे हैं, विच इज़ पॉजिटिव फॉर अमेरिकन इकोनॉमी ऑफ कोर्स। साथ ही बैंकों के लिए नियम आसान करने की बात हो रही है, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव था, जिसकी वजह से कल हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में बैंकिंग चलता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि मर्जर एक्विजिशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, तो ये एक हो सकता है कि कॉर्पोरेट की वैल्यूएशंस को कुछ जो छोटी कॉर्पोरेट्स हैं जिनका एक्विजिशन होना है, जो एक्विजिशंस की रडार पर हों, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे। सर, कैसे देख रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज़ को कल? और जिस तरह से हमने अमेरिकन मार्केट में देखा, और ये जो ग्रोथ को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन H1B वीज़ा को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम की बातें हो रही हैं। दूसरा सर, सेमीकंडक्टर चिप के शेयर कल वहाँ पर चलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि AI से जुड़े हुए सेक्टर है वहाँ पर, और वहाँ पर इन्वीडिया और जो बाकी सेमीकंडक्टर्स के शेयर्स थे उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। इंडियन सेमीकंडक्टर शेयर्स लाइक मॉसचेप, ASM टेक, टाटा एलेक्साई, इन सभी में क्या करना है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पहली बात तो अगर आईटी कंपनीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज को दिसंबर क्वार्टर के बाद एक अच्छा आइडिया मिलेगा, क्योंकि तब तक क्लियरली ऑर्डर बुक कितनी आएगी, किस प्रकार से जी।
आईटी बजट्स अनाउंस होंगे, उसका अंदाजा थोड़ा सा। रही बात सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो मुझे लगता है कि विवेक अभी थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस मूवमेंट जो अभी हम देख रहे हैं, मॉस्चिप की बात करें या सिरिस्मा टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्राइसेस ऑलरेडी एलिवेटेड हो चुकी है। तो मैं एक कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करें, प्राइस अगर करेक्ट होती है तो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ये काफी एलिवेटेड सेक्टर्स है, बहुत तेजी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म पोटेंशियल तो अच्छा है ही, लेकिन इस प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। जी। कल और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, वो था इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से गिरी। उसका कारण भी था क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इनकी कीमतों में ज़ोरदार गिरावट देखने के लिए मिली। गोल्ड करीब देखें तो 2.5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं हम देखें सिल्वर तो करीब 4.5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। पहले मैं टेबल देखना चाहता हूं कि कमोडिटी की प्राइजेस कितनी गिरी हैं कल के सत्र में, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों गिरी हैं। तो गोल्ड करीब 2.5%, सिल्वर 4.5%, कॉपर करीब 5%, क्रूड ऑयल करीब 1% गिरा। जिंक, एल्यूमिनियम इनमें 2 से 3% की गिरावट, कोकोआ की कीमत में करीब 4.25% की गिरावट। इम्पॉर्टेंट था कि जब जियोपॉलिटिकल रिस्क घटने की बात होती है तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी जो प्रेशर होता है वो आने लगता है। दूसरा कि डॉलर में जिस तरह की मजबूती देखने के लिए मिली, उसका भी एक रिवर्स इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर दिखा। सर अविनाश सर, ये कमोडिटीज़ का गिरना ये कितना सस्टेनेबल है, और अगर ये सस्टेन करेगा तो ये इंडिया के फेवर में जाएगा या इंडियन कंपनीज को डेंट करेगा? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि क्रूड के कीमतें अगर कंटिन्यूअसली गिरती है तो उसका मतलब ग्लोबल ट्रेड वीक है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करेंगे। और अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अगर ग्लोबली इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं करती, तो ये मान के चलना कि सिर्फ इंडिया में ग्रोथ आएगा, ये बात शायद ठीक नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, कमोडिटीज में गिरावट जो है वो एक लेवल तक ठीक है, बट अगर अक्रॉस द बोर्ड अगर सेलिंग आती है तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट को एक बात अच्छी लगेगी कि रॉ मटेरियल का खर्चा, काफी कंपनी जो कमोडिटी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं उनको अच्छी बात रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये क्लियरली एक खराब सिग्नल है। तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 1 आध 2 महीना वेट करना चाहिए। ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि जिससे कमोडिटीज में कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा सेल ऑफ का मामला लग रहा है, बट इसके अलावा मुझे लगता है कि इंडिया को अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ न्यूट्रल स्टांस ही है। मेटल सेक्टर के लिए डेफिनेटली अगर कमोडिटीज गिरते हैं तो मेटल सेक्टर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस अगर गिरता है तो डेफिनेटली खराब बात है। अभी कल ही मैं देख रहा था कि टाटा स्टील के नंबर्स आ गए, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, वो क्या सोचते हैं प्राइसेस के ऊपर, डिमांड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से 1 आध 2 महीना आपको ये ट्रेंड देखने के बाद ही एक डिसीजन पे आप आ सकते हैं। जी सर, बाकी जो नॉन फेरस कंपनीज हैं उन पर क्या करना है? नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक में तो जो ओएफएस है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। बाकी हिंडाल्को में नोवलिस के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आ रहा है। नाल्को में कल एल्यूमिनियम की प्राइसेस गिर गई, लेकिन कल तो शेयर चल रहा था, लेकिन आज अब देखना होगा कि किस तरह से ट्रेड करेगा टिल द एंड। क्या करें सर इनमें? शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव ट्रेंड चलेगा, क्योंकि देखिए नोवेलिस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हिंडाल्को का, और नंबर्स उम्मीद से काफी खराब आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम अगले 2 3 महीना मूवमेंट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड से ही चलेगा। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आने के लिए आपको शायद दिसंबर क्वार्टर के बाद ही इंतजार करना पड़े। अभी जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी का मौका अभी नहीं।